पहले राजतंत्र था, हजारों साल राजतंत्र चला, उसके बाद मुगल तंत्र आया देश में, तो गुलाम कैसे बने हम लोग? कोई बता सकता है कि हम गुलाम क्यों बने? सत्ता किसके हाथ में थी? किसी भी 85% वालों के हाथ में कोई सत्ता कभी नहीं थी, 90% वाले, और इन्होंने ही हमेशा देश को चलाया है। और लूटने वालों ने, गुमराह करने वालों ने विभिन्न हथकंडों से इनको बेवकूफ बनाया है, वो बराबर नहीं आने देना चाहते हैं। ओबीसी को जो क्रीमी लेयर को समाप्त करके इसलिए समाप्त करना है कि वही बात हो जाएगी कि जिसके पास दांत, मतलब हमारे ओबीसी में भी गरीब हैं, ओबीसी में भी गरीब हैं, और एससी एसटी में भी गरीब भी हैं, अमीर भी हैं। और मैं ये भी कहता हूं कि जो स्वर्ण समाज से लोग आते हैं वो भी गरीब हैं, उनके पास कोई भी ऐसी क्रीमी लेयर की प्रावधान नहीं दी गई है। महेश मानव जी आप समझिएगा, इसी को लेना है, तो इसमें कोई प्रावधान नहीं ली गई, लेकिन ओबीसी के ऊपर ये बैरिकेडिंग की गई है वही बात के लिए कि जिसके दांत, मुंह में दांत है उसको चना हटा लो, छीन लो, और जिसके मुंह में दांत नहीं, दांत नहीं है उसको चना दे दो। क्या खाएगा? क्या वो नहीं खाएगा। तो इसके लिए जोरदार ताली हम लोग की तरफ से, महेश मानव जी हैं, ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया, और क्रीमी लेयर पे बात करने आ रहे हैं आप लोग। शुरुआत में तो देश में आज जो बहुसंख्यक समाज के सामने गंभीर समस्याएं पैदा की जा रही हैं, उसमें कई विषय हैं जो और साथियों ने भी प्रस्तुत किए हैं, वो करेंगे। साथ साथ उसमें एक क्रीमी लेयर का भी एक विषय है, क्योंकि देश की बहुसंख्यक आबादी में एक तो एजुकेशन कम है, बहुत से लोग तो अंग्रेजी वर्ड है ये क्रीमी लेयर, इसको लोग जानते ही नहीं कि क्रीमी लेयर होता क्या है। क्योंकि ये क्रीमी लेयर, जो क्रीमी लेयर में आते हैं उन्हीं लोगों ने ये वर्ड तैयार किया है। अभी अधिकांश गांव वालों से पूछा जाए रूटीन में, एक क्रीमी लेयर शब्द कह दिया जाता है, जो गांव का आदमी या कम पढ़ा लिखा आदमी या थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी समझ ही नहीं पाता उसको। तो कुल मिला के क्रीमी लेयर उन लोगों को कि जो मलाईदार परत, हिंदी में कह देते हैं इसको, कि जो मलाईदार परत, दूध में मलाई पड़ती है उसका निचोड़ होता है कि मलाई बहुत कीमती होती है और दूध में कुछ बचता नहीं है, पानी सा रह जाता है, उसकी जो क्रीम निकल आती है। तो ये सब तो क्रीम लेयर है, जो जनता को जानना जरूरी है कि क्रीम लेयर क्यों यूज किया गया। इसी तरह से कि ये क्रीम लेयर आया कहां से? आज के करीब मंडल लागू हुआ है, इंदिरा साइनी वर्सेस स्टेट, मतलब सेंट्रल में जो सुप्रीम कोर्ट में मंडल कमीशन जब लागू किया था बीपी सिंह जी ने, तो उसमें जो समाज विरोधी कहिए, मानवता विरोधी कहिए, जिसको लोग सब जानते भी हैं कि अच्छे लोग तो समाज में सब जगह हो सकते हैं, लेकिन जो विशेष रूप से देश को चला रहे हैं और हजारों साल से देश को चलाते रहे और समाज को चलाते रहे, चाहे यहाँ राजतंत्र रहा हो, चाहे मुगल तंत्र रहा हो या अंग्रेज तंत्र रहा हो, वही लोग क्रीमी लेयर वाला जो लोग, जो ग्रुप है, वही देश के लोगों का शोषण करता रहा। इसका इतिहास साक्षी है, सब लोग जानते भी हैं इस बात को। उस क्रीम लेयर में उन्होंने अपना जो वर्चस्व है वो सुरक्षित बना रखा है कि ये क्रीम लेयर शब्द जहां मंडल कमीशन से आया है, तो मंडल कमीशन में जो केस था इंदिरा साइनी वर्सेस स्टेट, मतलब ओबीसी के लिए, उसी से ये तैयार किया गया है। जबकि उस केस में जो 44-45 रिट याचिकाएं दायर करके इस नाम से रखा गया था, इंदिरा साइनी वर्सेस स्टेट के नाम से, उसमें कहीं भी क्रीम लेयर शब्द नहीं आया था, किसी भी रिट में नहीं आया था। जो अगेंस्ट मेरिट की गई थी मंडल कमीशन लागू करने के लिए बीपी सिंह के विरुद्ध में,
किसी भी एक भी रिट में ये नहीं था कि क्रीम लेयर होनी चाहिए। तो ये क्रीम लेयर फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मर्जी से कैसे लागू कर दिया? ये बहुत बड़ा प्रश्न है बुद्धिजीवियों के लिए और देश के सभी बुद्धिजीवियों के लिए कि क्रीम लेयर शब्द जब था ही नहीं। हमारा जो रिजर्वेशन कहिए, रिजर्वेशन न कहें उसे, वो है रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। संविधान में रिजर्वेशन नाम का कोई कॉलम नहीं, कोई वर्ड नहीं, प्रतिनिधित्व शब्द है। हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व होता है। अब उस वर्ग का आदमी वहां जाएगा ही नहीं, सत्ता शासन में या डिसीजन मेकिंग वाली बॉडी में जाएगा ही नहीं, तो उसकी समस्या कौन समझेगा? नहीं समझ सकता। तो ये प्रतिनिधित्व का मामला है भारतीय संविधान में। ये हमारे मनीषियों ने 2-2.5 साल लगातार चिंतन मंथन करने के बाद में इस प्रतिनिधित्व शब्द का महत्व समझा और उसको रखा उसमें। अब इसमें जो मुख्य बात आती है क्रीम लेयर, जो हमारा मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है, कि उसमें जो समाज के ओबीसी, एससी, एसटी में क्रीम लेयर नहीं है। मंडल कमीशन में क्रीम लेयर लागू किया गया 93 जो डिसीजन आया उसमें। तो ओबीसी में जो ठीक लोग हैं, मलाईदार यानी अच्छे शिक्षित हैं, तो थोड़ा खाते पीते हैं कुछ लोग, वो उनकी संख्या कितनी है? आप 100 में एक भी मत मानिए। उदाहरण के लिए इस समय जो 2017 में क्रीम लेयर में लिमिट लगाई गई थी 8 लाख की, एनुअल इनकम 8 लाख जिसकी होगी वो क्रीम लेयर में आएगा, और वो भी 2017 की रिपोर्ट है। उसके बाद कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। इसको रिवाइज होना था, अपडेट होना था, वो अभी तक हुई नहीं। अब 8 लाख की आमदनी वाले कितने लोग हैं ओबीसी में? 8 लाख की आप खुद समझ रहे होंगे। आप 12 से भाग देंगे तो कुछ लगभग 65 या जो भी 60 और 70 के बीच में आता है। तो मुश्किल से आपको 500 आदमियों में एक व्यक्ति मिलेगा जो जिसकी 50-60 हजार रुपए आमदनी है महीने में। 60 हजार आमदनी वाला या 65-70 हजार वाला 500 में एक आदमी मिलना मुश्किल है। अब वो 500 में एक आदमी, उसको आरक्षण से बाहर हो गया, मतलब प्रतिनिधित्व से बाहर हो गया, क्रीम लेयर में चला गया, उसे मिलेगा नहीं। और उसके साथ जहां न तो वो रिजर्वेशन में आ रहा है और जहां जा रहा है उसकी पहचान है कि किस क्लास का व्यक्ति है। सभी जानते हैं कि ओबीसी का व्यक्ति है, क्योंकि उनके पास बहुत से रास्ते हैं जानने के लिए। फॉर्म में भी भरा जाता है किस कास्ट के हो, तो इसलिए वो वहां भी उसको लाभ नहीं मिलता है। वहां भी उनको, जैसे अभी इंटरव्यू की बात आई, तो इंटरव्यू में उसकी शकल पहचान के, उसका नाम जान के, तमाम पहचान के चिन्ह हैं, टीका, माला, जनेऊ और तमाम सारी चीजें हैं। वो नेटवर्क है कि पहचानने का कि ये व्यक्ति धारण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सरनेम है तो उसको पहचान लिया जाता है, तो उसको वहां भी पीछे कर दिया जाता है, इंटरव्यू में भी उसको पीछे कर दिया जाता है और वहां भी नहीं आ पाता। एक इसी में आता है आपका रोस्टर सिस्टम। तो रोस्टर सिस्टम में जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं, कहीं 2 निकल रही, कहीं 3 निकल रही, 3 तक में कोई आरक्षण, रिजर्वेशन, प्रतिनिधित्व लागू नहीं होता। ये बड़ी बड़ी पोस्ट, इंडिया के डायरेक्टर जैसी पोस्ट है, बड़ी बड़ी पोस्ट है, कुलपति, कुलाधिपति, तमाम तरह की इस तरह की पोस्ट है जो इंडिया की वो अपने अपने इंस्टीट्यूशन को चलाती हैं। तब उसमें उसका नंबर ही नहीं आएगा, वो पहचान लिए जाते हैं सारी तरह कि ये लोग कौन लोग हैं। तो वो वहां दोनों तरफ से गया। अब दूसरी बात आती है, जो अभी हमारे एक साथी ने कहा था, जिसके दांत है उसके पास चने नहीं, जिसके पास चने हैं उसके पास दांत नहीं, वही वाला मामला आ गया। तो जो लोग हिस्सेदारी ले सकते हैं, लड़के ले सकते हैं, अभी तक जो रिजर्वेशन प्रतिनिधित्व का ये 90% का भी हम जोड़ लें पूरा, क्योंकि SC ST का तो 1932 में पूना पैक्ट से ब्रिटिश पीरियड हुआ था, कांग्रेसी ने नहीं किया, सभी लोग देश के जानते हैं। और उनका भी पूरा अभी प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है, जबकि उनका कंप्लीट 15 और 7.5 है, 22.5 है, नहीं, आज भी कोटा पूरा नहीं। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में तो जहाँ बड़ी पोस्ट उनमें तो है ही नहीं कहीं। अब जैसे उदाहरण के लिए हम लें, भारत सरकार में आप देखिए कितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं। एक फॉरवर्ड कैबिनेट मिनिस्टर के पास में 3-3, 4-4 बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं जिनका बजट है और जहां बहुत से लोगों को लाभ मिल सकता है। और ओबीसी का एक नाम बताइए जिसपे कैबिनेट मिनिस्ट्री एक ढंग का विभाग हो, एक भी नाम बता सकते हैं आप? एक नाम भी नहीं बता पाएंगे। सभी लोग पढ़े लिखे विद्वान बैठे, पूरा देश इस बात को जानता है। और एक चीज यहाँ और शामिल करना चाहते हैं
इस देश के बुद्धिजीवियों का या क्रांतिकारियों का या शिक्षित लोगों का या जनतंत्रवादी या मानवतावादी लोगों के दिमाग में ये चीज नहीं आई कि इस देश में मोदी जी के पहले कार्यक्रम में एचआरडी मिनिस्टर कौन थी, ये सभी लोग जानते हैं। एचआरडी मंत्री माननीय स्मृति ईरानी जी को सभी लोग जानते हैं। वो कितनी पढ़ी थी, सबको पता है कितनी पढ़ी थी। न पता हो तो इंटरमीडिएट बताया गया है, जैसा बताया गया सभी लोगों ने। तो देश के लोगों का एक से एक विद्वान, एक से एक बुद्धिजीवी, एक से एक क्रांतिकारी, एक से एक मीडिया वाले और एक से एक मानवीय जो मूल्यों को अपनों को बताने वाले, तो किसी ने ये प्रश्न नहीं किया, न अभियान आंदोलन चलाया कि इंटरमीडिएट पास भारत सरकार में शिक्षा मंत्री बने। इससे ज्यादा इस संसार में दुर्भाग्य की और दुख की बात हो ही नहीं सकती है। बड़ी शर्म की बात आती है। वो कहते हैं हम डिग्रियां लिए हुए लोग और कहते हैं कि हमारे बाप दादा लोग अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, क्रांतिकारी है। जब आप सही बात को नहीं कह पा रहे हो, सही बात को हाईलाइट नहीं कर पा रहे हो, तो इससे ज्यादा और दुख की बात जीवन में नहीं हो सकती है। तो ये चीजें जो हैं, और एक इतिहास, जब क्रीमी लेयर का मामला क्यों आया कि पूरे लोगों को पता है, थोड़ा भी समझदार है, कहानियां चलती कि राजा हुआ करते थे, पहले राजतंत्र था, हजारों साल राजतंत्र चला, उसके बाद मुगल तंत्र आया देश में, तो गुलाम कैसे बने हम लोग? कोई बता सकता है कि हम गुलाम क्यों बने? सत्ता किसके हाथ में थी? किसी भी 85% वालों के हाथ में कोई सत्ता कभी नहीं थी बहुत पहले, जो तथागत के काल में थी, या चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, सम्राट अशोक, या जो भी उस पीरियड के पुराने लोग थे, जब यहाँ जो पूरब से यूरेशिया से आए, जो नेहरू जी अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहते हैं कि हमारे पुरखे यूरेशिया से आए, तो वो लोग नहीं थे तब हमारा देश बहुत खुशहाल था और सोने की चिड़िया था। इतिहास है पूरा, उस समय बुद्ध का काल था। और एक चीज और लीजिए, हम नई चीज लिए थोड़ा विस्तार में जा रहे हैं कि हमारे साथ मैंने संस्कृत से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ये भी शायद थोड़ा सा मैं तो रखता है उसका अनुभव, मेरा पढ़ा भी बहुत कुछ, तो उसके बाद LLB, तो उसमें हमारे लोग ये जाने कि पहले इस देश को जो लोग चलाते थे राजतंत्र में, तो हमारे यहाँ जो एक ब्राह्मण वर्ग कहिए, इसको विद्वान कहिए, या साक्षात भगवान के अवतार रूप देवता जो हमारे शास्त्रों में उनका व्याख्या के द्वारा वर्णन किया गया है, और वो लोग जब युद्ध होते थे विदेशों से, विदेशी लोग आक्रमण करते थे, तो उसमें से शुभ मुहूर्त निकालते थे, शुभ मुहूर्त, और आज भी निकाले जाते शुभ मुहूर्त। उस समय शुभ मुहूर्त निकालते थे कि लड़ाई में तिलक लगाते थे, रोड़ी, चावल, हल्दी और क्या क्या यज्ञ और क्या क्या कराते थे। उस पीरियड में हम सारे युद्ध हारे, और हम शगुन या शुभ मुहूर्त से युद्ध करने जाते थे, और सारे के सारे युद्ध हारे। और कितने लुटेरे आए देश में, हिस्ट्री पढ़ेंगे जानते लोग, जो लोग बेचारे नहीं पढ़े उनको भी थोड़ा बताना पड़ेगा कि हम कितने साल गुलाम रहे। 700-800 साल तो मुगलों गुलाम रहे, 200 साल अंग्रेजों गुलाम रहे। हमारे सारे युद्ध सब बेकार गए शत्रु उनके सामने। अब टॉपिक जो हमारा है क्रीम लेयर वाला, अब वो ही सब कुछ करते रहे लोग, तो ये देश की दुर्दशा क्यों हो गई? आज संविधान बना पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के में स्वतंत्रता आई, उसमें संविधान बने, उसमें सबको अपने अपने सबके राइट बराबर, वोट का अधिकार बराबर। तो जब हमारे यहाँ वोट का अधिकार बराबर है, तो अब जो व्यक्ति यहाँ OBC, SC, ST में, अभी SC, ST में भी क्रीम लेयर का मैटर चल रहा है, वो अभी दबा हुआ है। OBC में जो क्रीम लेयर लगाया गया, तो जब इनको मौका ही नहीं दिया गया और इनको आगे बढ़ने के लिए सिवाय काम करना था इनको, ये अपनी डिटेल में बात क्यों कही क्रीम लेयर में, कि इनको केवल सेवा करनी थी। किसी को हल चलाना था, सब्जी पैदा करना था, किसी को दूध पैदा करना था, किसी को गाड़ी बनानी थी, किसी को लकड़ी का काम करना था। ये सेवक लोग थे, सारे के सारे सेवक थे, और इन्होंने ही देश को बनाया। जिसको विश्वकर्मा भी कह देते हैं, सब OBC में आते हैं। विश्वकर्मा की 5 जातियां सब OBC में आते हैं, टेक्निकल कहते हैं। और बाकी जो भी देश को चलाने वाले हैं, पोषण करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, और वास्तव में मानवीयता वाले और धार्मिक कहिए या जो सेवा भावना वाले लोग हैं, और जो असली कहिए जो लोग जो भगवान कह देते हैं या
धार्मिक लोग हैं वो यही लोग हैं 90% वाले, और इन्होंने ही हमेशा देश को चलाया है, और लूटने वालों ने, गुमराह करने वालों ने विभिन्न हथकंडों से इनको बेवकूफ बनाया है, वो बराबर नहीं आने देना चाहते हैं। तो इसमें जब संविधान में, अकेला इंडिया का नहीं, अमेरिका में भी है इस तरह का, और इंडिया में जब इनको संविधान में 340 में रखा गया कि अन्य बैकवर्ड क्लास के लोगों को भी उनको कमीशन बनाया जाए और उनकी समस्याओं को कमीशन में अध्ययन करके समस्याओं के निवारण हेतु उनको इम्प्लीमेंट किया जाए और समाधानों को, तो वो अब उसमें जब ये बीपी सिंह ने लागू किया, काका काले का जो 1955 की रिपोर्ट आई थी, रेड्डी की टोकरी डाल दी, 1990 में बीपी सिंह लागू किया, तो उसमें मुकदमाबाजी हुई, सब पता है आपको। उसके बाद 93 में जब ये क्रीमी का मैटर आया, तो उसमें इन्होंने जानबूझ के जो कहीं 500 में एक व्यक्ति थोड़ा कहीं से मेहनत करके आगे आ गया आज़ादी के बाद 75 साल बाद, क्योंकि आज़ादी से पहले तो उनको पढ़ने का मौका नहीं दिया। कोई भी ओबीसी के व्यक्ति नहीं कह सकता है कि 100 साल पहले किसी ओबीसी वाले ने किताब लिखी हो, कोई पढ़ा लिखा ढंग का आदमी हो, कोई नहीं बता सकता, किसी पे रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए इनको पढ़ने नहीं दिया गया था। अंग्रेजों के जमाने में थोड़ा मौका मिला तो थोड़ा आगे बढ़े लोग। अब आज़ादी के बाद में कुछ इनको नौकरियों में कहीं 1-8% दिखाने के लिए रख दिया गया, आने लगे लोग जो भी ब्रिलियंट थे, कुछ लोग आए। अब वो लोग तो हमारे क्रीमी लेयर से बाहर कर दिए गए। अब लड़ाई कौन लड़ेगा इनकी? वो कहते हैं हमें क्या मतलब, समाज से इतना बड़ा समाज है, इसका भला कौन करेगा, इसका ध्यान कौन देगा? वो कह रहे हैं हमको कोई मतलब नहीं इनसे, 1% भी लोग नहीं है वो जो क्रीम लेयर में आते हैं हमारे ओबीसी के, तो उनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं। SC ST में आप जानते हैं कि वो क्रीम लेयर नहीं है, तो उनके सारे अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी, लीडर, मिनिस्टर और समाज सेवी वो क्रीम लेयर नहीं है, तो वो लड़ाई लड़ते हैं और उनको लाभ मिलता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए इसको नपुंसक बना दिया गया ओबीसी के मतलब हिस्सेदारी को क्रीम लेयर के माध्यम से। अब देखिए हमारी हिस्सेदारी की बात आती है, IIM है लगभग 20 इंडिया के अंदर, लगभग मानिए एक आध दो कम ज्यादा हो गया वो अलग बात है। तो IIM में हमारा परसेंटेज 5-7 सब अगर निकाला जाए, किसी में तो 2% भी नहीं है, SC ST OBC की 3 वाला, किसी में 5% भी नहीं है। अब ये IIM में एक अभी मेरे पास पूरा रिपोर्ट है उसकी, वो देंगे सभी लोगों को, तो उसमें 10% भी कोटा पूरा नहीं है IIM में। आप समझिए कितने लगभग 20 IIM इंडिया के अंदर, तो हम कहाँ खड़े हैं, हमारी क्या स्थिति है। इसलिए इस क्रीम लेयर को हटाना बहुत जरूरी है। इस क्रीम लेयर को जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक वास्तव में देश के 90% तो उन पे भी लागू करने जा रहे हैं, SC ST पे, OBC पे तो है ही है ऑलरेडी, तो इसको हटाना ही पड़ेगा। अन्यथा समाज का, OBC का जो बहुसंख्यक है, लगभग 60% आबादी इंडिया में है OBC की अकेले, तो उसका मतलब नीतीश जी ने वहां 63% खुद देखा आपने कराई, तो उसमें इनका भला नहीं होने वाला है, और तो देश का भला कहां से हो जाएगा। और वास्तव में न्याय और खुशहाली के लिए अगर कोई काम होना है तो क्रीम लेयर को हटाना ही पड़ेगा। और अभी थोड़ा समय कम है, बहुत कुछ आगे इस पे हम लोग को प्रकाश डालेंगे, देश भर में अभियान चलाएंगे इसको क्रीम लेयर हटाने के लिए। तो सभी लोगों का बहुत बहुत